प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर इकबाल, सह आचार्य इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। विद्यार्थियों, मैं आज आपको बताना चाहूँगी सल्तनत काल की आर्थिक स्थिति के बारे में। सल्तनत काल में विभिन्न राजाओं की स्थितियाँ क्या रही, उनकी युद्ध अभियान क्या रहे और उनकी जो प्रशासनिक नीतियाँ क्या है, उनका राजत्व प्रबंध क्या था, इन सब के बारे में हमने पूर्व में चर्चा की थी। और आज हम बात करेंगे कि सल्तनत काल की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की रही। तो आर्थिक दृष्टि से भारत प्राचीन काल से एक समृद्धशाली देश था। महमूद गजनवी ने भारत की संपत्ति के लालच में भारत पर आक्रमण किए और यहाँ से अतुल संपत्ति लूटकर वह ले गया। 14वीं सदी के अंत में भी भारत के एक भाग से तैमूर को अतुल संपत्ति प्राप्त हुई। अलाउद्दीन और मलिक काफूर ने दक्षिण भारत से इतनी अधिक संपत्ति लूटी थी कि कहा जाता है कि उत्तर भारत में मुद्रा का मूल्य कम हो गया। इसके अलावा भारत के विभिन्न भागों में अनेक बड़े बड़े नगरों और बंदरगाहों का होना, सभी स्थानों पर सूबेदारों और दिल्ली सल्तनत के बाद प्रांतीय सुल्तानों अथवा हिंदू राजाओं के पास अतुल संपत्ति का होना, समाज के उच्च वर्ग का शान शौकत और विलासिता से जीवन व्यतीत कर पाना, सभी स्थानों पर कलात्मक दृष्टि से प्रगति होना और मुख्यतया शानदार मकबरों, मंदिरों, महलों एवं किलों का निर्माण होना तथा विभिन्न विदेशी यात्रियों द्वारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और मोतियों आदि का भारत में प्रचुर मात्रा में प्रयोग बताया जाना आदि इस बात के प्रमाण है कि सल्तनत काल में भी भारत आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक संपन्न था। अब बात हम करेंगे कि इस आर्थिक समृद्धि का कारण क्या था। और उसके प्रमुख कारण हैं कि भारत की भूमि उर्वर थी, पर्याप्त प्राकृतिक और मनुष्यकृत सिंचाई के साधन यहाँ उपलब्ध थे, भारतीय किसानों के द्वारा बहुत परिश्रम किया जाता था और उनके पास पर्याप्त सुविधाएं होने के कारण कृषि की स्थिति अच्छी थी। लेकिन भारत जो है कृषि प्रधान होने के साथ साथ एक उद्योग प्रधान और व्यावसायिक देश भी रहा था। यहाँ की बनी हुई वस्तुएं प्राचीन काल से दक्षिण पूर्व, पश्चिम, मध्य एशिया और यूरोप तक विख्यात थी। इस कारण भारत के उद्योग और उसका व्यापार हमेशा ही भारत के पक्ष में रहा और वही उसकी समृद्धि का कारण भी था। सल्तनत युग में भी यही स्थिति थी। कृषि उत्पादन के साथ साथ भारत के उद्योग और उसका व्यापार भी बहुत अच्छी स्थिति में थे। भारत में प्राय सभी स्थानों पर विभिन्न प्रकार के अनाज, दालें, फल आदि उत्पन्न किए जाते थे। अधिकांश फसलें 2 बार उत्पन्न की जाती थी, परंतु कई फसलें वर्ष में 3 बार भी उत्पन्न की जाती थी। गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, तिलहन, नील, जौ, मक्का, बाजरा, पान, अदरक, गरम मसाला और विभिन्न प्रकार के फल बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न किए जाते थे। सरस्वती का चावल, कन्नौज की शक्कर, मालवा का गेहूँ और पान, ग्वालियर का गेहूँ, मलाबार के गरम मसाले और अदरक, दौलताबाद के अंगूर और नाशपाती, विभिन्न प्रकार के संतरे, दक्षिण भारत की सुपारी आदि प्रख्यात थी। यात्री बारबोसा ने लिखा है कि बहमनी राज्य में कृषि, पशुपालन और फलों के बाग बहुत अच्छी स्थिति में थे और शहरी नहीं बल्कि गांव भी समृद्ध थे। तमिलनाडु में बहुत अच्छा चावल उत्पन्न होता था और गुजरात में सभी वस्तुओं के मूल्य बहुत सस्ते थे। विजयनगर की समृद्धि के बारे में सभी विदेशी यात्रियों ने विस्तृत विवरण दिया है। उड़ीसा में बाग और पशुपालन इतना ज़्यादा था कि पशुओं के खरीदार नहीं मिलते थे और वस्तुएं इतनी सस्ती थी कि कोई भी व्यक्ति एक बार वहां जाकर वापस नहीं आना चाहता था। बारबोसा के अनुसार बंगाल में कपास, गन्ना, चावल, अदरक आदि बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता था। दोआब का संपूर्ण क्षेत्र अपनी उर्वरा शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रकार भारत के सभी क्षेत्रों में यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक कृषि की स्थिति बहुत अच्छी थी। कृषि के साथ साथ दूध देने वाले पशुओं का पालन भी किसानों का एक मुख्य व्यवसाय था। इससे भी अनेक खाद्य वस्तुएं मिलती थीं। उस समय जंगल और चरागाह भी प्रचुर मात्रा में थे। ये सभी कुछ मिलाकर इतना अधिक था कि भारत अपने खाने और उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात भी अनेक वस्तुओं का निर्यात कर पाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि की स्थिति जो है सल्तनत काल में बहुत अच्छी थी।
अब इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगी उद्योग धंधों के बारे में। तो उद्योगों की दृष्टि से भी भारत उस समय अच्छी स्थिति में था। अनेक प्रकार के उद्योग धंधे यहाँ पर प्रचलित थे, जिसमें सबसे प्रमुख था वस्त्र उद्योग। यह उस काल में बहुत बड़ा विकसित उद्योग था। कपास देश में ही मिल जाती थी। रेशम बंगाल में व ऊन पहाड़ी प्रदेशों में मिलती थी। सूती, ऊनी व रेशमी तीनों तरह के वस्त्र उस समय बनते थे। धनी लोग साटन, जरी व मलमल के तथा गरीब लोग मोटे सूती वस्त्र पहनते थे। डॉक्टर अशरफ के अनुसार दिल्ली, देवगिरी, बंगाल, ढाका, सुनारगांव, खंबात आदि वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र थे। बारबोसा व बर्थेमा ने बेरम, नमोनी, लिस्टी, दोजर, कैंथर आदि वस्त्रों का विस्तृत वर्णन दिया है। यहाँ पर कपड़ों पर के ऊपर जो है सोना, चांदी और हीरे जवाहरातों से भी उनको जड़ा जाता था। इसके अलावा अन्य प्रमुख उद्योग था रंगाई व छपाई। वस्त्रों पर रंगाई व छपाई का काम भी बड़ा सुंदर था। कपड़े रंगीन व चमकदार होते थे। डॉक्टर अशरफ लिखते हैं कि वस्त्र उत्पादन के साथ साथ रंगाई उद्योग तथा छपाई का कार्य भी चलता था। वहीं एडवर्ड टेरी ने लिखा है कि वस्त्रों पर छपाई का कार्य इतना सुंदर होता था कि वे धुल नहीं सकता था। इसी प्रकार एक अन्य प्रमुख उद्योग उस समय था पाषाण व ईंट उद्योग। मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला अपने सौंदर्य की दृष्टि से विख्यात है। यहाँ डॉक्टर अशरफ लिखते हैं कि भारतीय कारीगरों की कुशलता का प्रमाण भारत की इमारतों के साथ साथ काबुल, गजनी व समरकंद की इमारतें भी हैं। अमीर खुसरो ने लिखा है कि दिल्ली के पत्थर काटने वाले समस्त मुस्लिम देशों के संग तराशों की तुलना में श्रेष्ठ थे। यहाँ पर जो चूना, गारा व ईंट के समन्वय से भवन निर्माण बड़े पैमाने से किया जाने लगा था सल्तनत काल में। इससे कुलीन वर्गों के साथ साथ धनाढ़ व्यापारियों ने भी हवेलियों का निर्माण करवाया। परिणाम स्वरूप भवन निर्माण भी उद्योग के रूप में विकसित हुआ, प्रतिष्ठित हुआ। हालांकि भारतीयों को इस निर्माण पद्धति की जानकारी पहले से थी, किंतु इसका व्यापक प्रयोग उस समय नहीं किया जा रहा था। तुर्कों के द्वारा मेहराब व गुंबद तकनीक पर आधारित भवन बनवाए गए। इनमें इन सामग्रियों का सर्वाधिक उपादेयता थी। इसके बाद एक प्रमुख उद्योग जो कि उस समय प्रचलित था वह था कागज निर्माण उद्योग। आधुनिक शोध के अनुसार कागज का आविष्कार समरकंद में हुआ था। अमीर खुसरो के अनुसार दिल्ली में शामी कागज प्रयोग में लाया जाता था। कागज का प्रयोग सीमित मात्रा में होता था। सियालकोट, कश्मीर व गया कागज निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। कागज निर्माण से जो है पहले जो ये कुटीर उद्योग के रूप में जब प्रतिष्ठित हुआ 13वीं शताब्दी में, तो इससे शिक्षा, अर्थ जगत, लेखन व प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आई। प्राचीन काल में भारतीय पांडुलिपियां व साहित्य ताम्रपत्र, भोजपत्र व ताड़ के पत्तों पर तैयार किए जाते थे। यद्यपि दीर्घकालीन संरक्षण की दृष्टि से इन सामग्रियों की उपादेयता ज़्यादा थी, उपयोगिता ज़्यादा थी, लेकिन कागज के प्रचलन से पुस्तकों के लेखन में आसानी हुई और साथ ही साथ इससे जिल्द तैयार करने में भी मदद मिली। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत में प्राप्त कागज की प्राचीनतम पांडुलिपि 1223-24 ईस्वी में गुजरात में लिखी गई थी। सल्तनत काल में कागज को कुटीर उद्योग का दर्जा प्राप्त था। इस प्रकार जो प्रमुख उद्योग हैं वो कागज, पाषाण और जो है रंगाई छपाई वे सूती वस्त्र निर्माण या वस्त्र उद्योग थे। लेकिन इसके अलावा अनेक अन्य उद्योग भी प्रचलित थे, जिनमें नमक, जूट, केसर, अफीम, बारूद, नील उत्पादन आदि उद्योग विकसित थे। ये व्यवसाय अधिकांशतः वंशानुगत होते थे। यद्यपि कारीगरों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और प्राय उनका शोषण किया जाता था। अब एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगी राजकीय कारखानों के बारे में। सल्तनत काल में सरकार द्वारा संचालित अनेक कारखाने थे। अफीफ ने तारीख़ फिरोजशाही में लिखा है कि सुल्तान के पास 36 कारखाने थे तथा उनमें उसने वस्तुओं का संग्रह करने के लिए पर्याप्त प्रयास किया था।
वहीं अरब के भूगोलज्ञ दमिश्की ने लिखा है कि सुल्तान के पास एक कारखाना है जिसमें 400 सिल्क बुनकर कार्य करते हैं और जहां पर वे दरबार से संबंधित कर्मचारियों की वर्दियां, प्रतिष्ठा व भेंट के सभी प्रकार के वस्त्र तैयार करते थे। यानी सल्तनत काल में सरकारी कारखाने भी होते थे जहाँ पर राज्य और प्रशासन के लिए और जो राज परिवार है, उनके रिश्तेदार हैं, उनके लिए आवश्यक वस्तुओं का निर्माण किया जाता था और बहुत सारे कर्मचारी वहाँ पर कार्य करते थे। विशेष तौर पर फिरोज तुगलक के समय में अनेक जो गुलाम उसके द्वारा जमा किए गए थे वह इन सरकारी कारखानों में, राज के कारखानों में काम करते थे। इसके बाद में हम अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख अंग व्यापार की बात करेंगे। तो सल्तनत काल में व्यापार बड़ा विकसित था। बहादुर व्यापारी समुद्र मार्ग से भी व्यापार करते थे और व्यापार जो है दो प्रकार का था, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार यानी विदेशी व्यापार। आंतरिक व्यापार के अंतर्गत ये मुख्यतः जो है वैश्य, मुल्तानी, मारवाड़ी व गुजराती लोगों के द्वारा किया जाता था। डॉक्टर लाल लिखते हैं कि अलाउद्दीन के समय में बंजारों का घुमक्कड़ व्यापारियों के रूप में उन्होंने वर्णन किया है। व्यापार सड़कों तथा नदियों से होता था। देश का आंतरिक व्यापार बहुत विकसित था तथा देश के सभी बड़े केंद्रों में साहूकार तथा थोक व्यापारी थे जो अत्यंत धनवान थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए व्यापारी हुंडियों का प्रयोग करते थे। प्रत्येक प्रांत एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करता था। दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं तथा व्यापारियों द्वारा गांवों में घोड़ों पर तथा श्रेष्ठ वस्तुएं नगरों में, मंडियों में बेची जाती थी। कपड़ा, अनाज व खाद्य पदार्थों का ही आंतरिक व्यापार होता था। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं के दाम बहुत कम कर दिए थे। इस प्रकार हम बात करके देखते हैं कि आंतरिक व्यापार जो है काफ़ी उन्नत स्थिति में था। और जैसा कि जियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि दिल्ली में शराब की आपूर्ति अलीगढ़ व मेरठ से की जाती थी। रेशम उत्पादन का केंद्र देवगिरी व सूती कपड़ा सबसे ज़्यादा बंगाल में बुना जाता था। व्यापार के आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत होने से उत्तर व मध्य भारत में नगरों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई, यानी नगरीकरण बढ़ा। इब्न बतूता के अनुसार संपूर्ण इस्लामी प्राच्य में दिल्ली से बड़ा कोई नगर नहीं था। दिल्ली राजधानी होने के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियों का भी केंद्र थी। यहाँ के सरकारी कारखानों से उत्पादित वस्तुओं का फिरोज तुगलक के काल में मध्य एशियाई व अरब क्षेत्रों में वितरण किया जाने लगा था। धनी अमीरों व व्यापारियों की विशाल जनसंख्या होने के कारण दिल्ली में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से उत्पादित होने वाली विलासिता की वस्तुओं का सबसे बड़ा बाजार था। वैसे भी सुल्तानों की नीतियाँ व्यापारिक कार्यों को प्रोत्साहित करती थी। इनमें सड़कों व सरायों का निर्माण, सुरक्षा के इंतजाम व डाकुओं का कठोरता से दमन जैसे कार्य शामिल थे। सुल्तान बलबन के द्वारा व्यापारिक सुगमता के लिए दिल्ली से अवध मार्ग में लूट करने वाले डाकुओं का शक्ति से दमन किया गया था। दिल्ली की ओर आने वाले विभिन्न स्थल मार्गों के किनारे बसने वाले नगर भी समृद्ध हो गए थे। इनमें बदायूं, अलीगढ़, कड़ा माणिकपुर, कन्नौज, ग्वालियर व अन्य शहर शामिल थे। यहाँ शिल्पकारी, सूती कपड़ा व शराब का उत्पादन किया जाता था। पंजाब के क्षेत्र में भी नगरों का संकेंद्रण बढ़ा। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, हांसी, अजोधन, लाहौर, कराची व दीपालपुर प्रमुख थे। इन क्षेत्रों में मध्य एशिया से आने वाले मेवे, मसालों, इत्र, गुलाब जल, जैतून का तेल आदि का व्यापार किया जाता था। वहीं लाहौर जो है सूती कपड़ों के वितरण का प्रमुख केंद्र था। मिन्हाज लिखता है कि यहाँ के अधिकांश लोग व्यापारी थे। गुजरात के नगर भी अपने विशिष्ट उत्पादनों के लिए प्रसिद्ध थे, जैसे खंबात रेशमी वस्त्र, सोमनाथ, पट्टनम व अहिलवाड़ सूती वस्त्र, अहमदाबाद रंगीन सूती वस्त्रों के केंद्र थे। इनके उत्पादों का प्राचीन काल से ही अरब व यूरोपीय क्षेत्रों में वितरण हो रहा था और पूर्व मध्यकाल में गुजरात के उत्पादन इथोपिया, अरब व अन्य क्षेत्रों में वितरित होते रहे। इसके अलावा बंगाल में चावल एवं रेशम, मध्य भारत में बनारस सोने व चांदी के गहने, आगरा में नील
तथा पटना सूती कपड़े का उत्पादन करता था। गंगा घाटी का संपूर्ण क्षेत्र पर्यावरण की अनुकूलता एवं उन्नत खाद्यान्न उत्पादन का केंद्र होने के कारण व्यापारिक गतिविधियों में भी समृद्ध था। इन क्षेत्रों में जो उत्पादन होता था वह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी उसका निर्यात किया जाता था। प्रयाग व काशी के धार्मिक महत्व के कारण भी देश विदेश के तीर्थयात्रियों का केंद्र बना रहता था, जिससे आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी होती रही। इल्तुतमिश के काल से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उन्नत होने लगा था। यानी हमने अभी देखा विद्यार्थियों कि आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र क्या थे और प्रमुख जो नगर हैं उनसे किन चीज़ों का उत्पादन होता था और वह किन किन चीज़ों के केंद्र बने हुए थे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी सल्तनत काल में बहुत जो है उन्नत स्थिति में था और ये जल व स्थल दोनों मार्गों से होता था। इल्तुतमिश के समय में भी जो है व्यापार की स्थिति काफ़ी अच्छी थी और मध्य एशियाई अरब क्षेत्रों के उत्पाद स्थल मार्ग से भारत पहुंचने लगे थे। हालांकि गुजरात के क्षेत्रों में 8वीं शताब्दी से ही अरबी व्यापारियों का संकेंद्रण होने लगा था। चालुक्य शासकों व मालाबार के तटीय व्यापारियों के द्वारा इन्हें सुरक्षा व सुविधा प्रदान की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था पर शासकीय नियंत्रण बढ़ाया। इसके अंतर्गत सराय अदल एवं दीवानी रियासत की स्थापना की गई और बिचौलिया वर्गों का शक्ति से दमन किया गया। कम तोल पर नियंत्रण लगाया गया। बाजार गुप्तचर व मुन्हानों की नियुक्ति की गई और कालाबाजारी करने वालों को कठोर दंड दिया गया। इससे नियोजित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। वहीं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने व्यापारिक विकास में राजनयिक संबंधों के महत्व को भलीभांति समझते हुए पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए और व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए 1340-41 ईस्वी में आयात निर्यात करों में कमी की। वहीं उसके उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक ने कारखानों में कुशल दासों का नियोजन करके विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया। इनका मध्य एशिया व अन्य क्षेत्रों में वितरण किया जाता था। बंगाल के बंदरगाहों का व्यापार चीन, मलक्का व सुदूर पूर्व के देशों से होता था। बंगाल से मुख्यतः सूती कपड़ा व रेशम का निर्यात किया जाता था। बंगाल में मालदीव से सीप का आयात होता था, जिसका बंगाल व उड़ीसा में स्थानीय विनिमय में मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थी विद्यार्थियों? तो उनमें लोहा, हथियार, सूती वस्त्र, नील, मसाले, जड़ी बूटियां, फल व हाथी प्रमुख थे। वहीं आयात की प्रमुख वस्तुओं में घोड़ा, दास, किरमान की तलवार, मेवा, अंगूर, तरबूज, गुलाब जल, खजूर एवं जैतून का तेल प्रमुख हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विदेशी व्यापार है वह काफ़ी उन्नत स्थिति में था। डॉक्टर श्रीवास्तव इस संदर्भ में लिखते हैं कि भारत का बाह्य जगत से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। कृषि की उपज, सूती तथा रेशमी वस्त्र, अफीम, नील व जस्ता आदि वस्तुएं विदेशों को भेजी जाती थी। बारबोसा ने कालीकट के संबंध में, जो कि एक बंदरगाह था प्रमुख उस समय, उसके बारे में लिखा है कि मुसलमान अपनी वस्तुओं को हर स्थान के लिए जहाज़ों में लादते थे और हर मानसून में 10 या 15 जहाज़ अदन और मक्का के लिए रवाना किए जाते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विदेशी व्यापार जो है काफ़ी उन्नत स्थिति में था और इससे भारत को काफ़ी विदेशी मुद्रा जो है प्राप्त होती थी। अब हम बात करेंगे कि वस्तुओं के मूल्य उस समय क्या थे। तो सल्तनत काल में वस्तुओं के मूल्य काफ़ी कम थे और जहाँ तक मुद्रा की बात है, क्योंकि मुद्रा व्यापार विनिमय का एक प्रमुख साधन है, तो मध्यकाल में सोने, चांदी तथा तांबे के बने सिक्कों द्वारा विनिमय होता था। कौड़ी का भी प्रचलन था। सल्तनत काल में मुद्रा के क्षेत्र में अनेक सुधार किए गए। इल्तुतमिश ने चांदी के टंके तथा दोकानी नामक छोटा सिक्का चलाया। मोहम्मद तुगलक ने सोने के स्थान पर तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई, किंतु कुछ भूलों के कारण उसकी योजना सफल नहीं रही और अपने नवीन प्रयोगों के कारण उसे धनवानों का राजकुमार कहा गया। अब हम बात करेंगे कि राजस्व व्यवस्था क्या थी, यानी कर किस प्रकार के लगाए जाते थे। तो सल्तनत काल में शासकों के द्वारा मोटे तौर पर 4 प्रकार के कर वसूल किए जाते थे, जिनमें खम्स,
जजिया, खिराज व जकात आदि प्रमुख कर हैं। खम्स का तात्पर्य है 1/5 अर्थात सेना के द्वारा लूटे गए धन का 1/5 भाग राजकोष में जमा किया जाए तथा 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाए। किंतु सिर्फ फिरोज तुगलक ने शरीयत के अनुसार इस नियम को लागू किया था, अन्यथा अन्य शासकों ने 4/5 भाग राजकोष में रखकर मात्र 1/5 भाग ही सैनिकों में बांटा था। जजिया एक प्रकार का जो है धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से उनकी रक्षा के बदले में वसूल किया जाता था। वहीं खिराज जो है एक कृषि कर था जो हिंदू और मुसलमान दोनों से लिया जाता था। वहीं जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था और ये जो है उनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपत्ति पर लिए जाने वाला सदका भी एक अन्य प्रमुख कर था। तो इस प्रकार विद्यार्थी हम देखते हैं कि सल्तनत काल में अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी विकसित थी और भारत जो है समृद्ध था, विदेश व्यापार भी उसका उन्नत स्थिति में था, कृषि की स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी और कुटीर उद्योग धंधे भी काफ़ी विकसित थे। और दिल्ली सल्तनत की खास बात यह है कि उसके समय में कुछ तकनीकी जो है गतिविधियां भी हुई, तकनीकी आविष्कार भी हुए जिन्होंने उत्पादन को बढ़ाया। और 13वीं शताब्दी में भारत में चरखे का प्रयोग शुरू हुआ। चरखा एक ऐसा उपकरण है जो सूत काटने की गति बढ़ाकर वस्त्र के उत्पादन को बढ़ाता है। खास बात यह है कि चरखे के कारण वस्त्र उत्पादन में वृद्धि हुई और वस्त्र सस्ता एवं सबको सुलभ हुआ। इससे सल्तनत काल में वस्त्र उत्पादन को सर्वाधिक लोकप्रिय कुटीर उद्योग धंधे का दर्जा मिला। और इसका प्रथम साहित्यिक उल्लेख हमें इसामी की रचना फुतुह सलातीन में मिलता है। इसामी ने सुल्ताना रजिया के सुल्तान बनने से उत्पन्न हुई उलेमाओं की जो प्रतिक्रिया थी, विरोधी प्रतिक्रिया थी, उसे निम्न शब्दों में व्यक्त किया है कि महिला वही उत्तम है जो सदैव चरखा चलाती रहे। इसका मतलब यही हुआ कि क्योंकि उलेमा किसी महिला को शासक के रूप में देखने को तैयार नहीं थे, तो इस्लाम कहते हैं कि महिला वही अच्छी है जो हमेशा चरखा चलाती रहे, यानी घरेलू कार्य वह करती रहे। इसके अलावा जो है सल्तनत काल में नगरीकरण ज़्यादा बढ़ा, मुद्रा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलन हुआ और ये भी व्यापारिक वृद्धि का प्रमाण है। और बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के कारीगरों की प्राप्ति हुई। इसका जो है विवरण हमें विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों में मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं विद्यार्थियों की सल्तनत काल में जो भारत एक समृद्धिशाली देश के रूप में सामने आया और दिल्ली के सुल्तानों तथा प्रांतीय सूबेदारों और हिंदू राजाओं के पारस्परिक युद्धों के होते हुए भी भारत अपने को संपन्न रख सका था। सुल्तानों और अधिकांश शासकों की उदासीनता के बावजूद भी भारत की संपन्नता आश्चर्यजनक थी। लेकिन भारत की आर्थिक संपन्नता का मुख्य लाभ शासक और व्यापारिक वर्ग ने प्राप्त किया था। तो इस प्रकार सल्तनत काल की आर्थिक स्थिति क्या थी, उसके प्रमुख अंग क्या थे, इसकी विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हुई होगी। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो आमंत्रित है। धन्यवाद।